आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। यूपी की 349 सीटों का फैसला अवाम ने ईवीएम में बंद कर दिया है। सिर्फ 54 सीटों पर फैसला होना बाकी है। 7वें और आखिरी मरहले के तहत 9 अजला की 54 सीटों पर इंतखाब होना है, जिसमें आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, भदोई और सोनभद्र अजला शामिल हैं, जिसके लिए तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। और यही वजह रही कि आज बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी के कद्दावर लीडरों ने मुख्तलिफ जिलों में इंतखाबी तशहीर में हिस्सा लिया। बनारस जिले में, जो कि पार्लिमानी हलका है पीएम मोदी का, यहां पर हाई वोल्टेज चुनावी तशहीर लोगों की देखने को मिली, सियासी लीडरान की, जिसमें पीएम मोदी, नड्डा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बीएसपी सरबराह मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नजर आई। जबकि गाजीपुर में अमित शाह और अखिलेश यादव, तो जौनपुर में मुलायम सिंह यादव ने वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिशें की। इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम हजारों तलबा को वापस लाए हैं और जिस मुहिम के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा हो वो कामयाब होकर ही रहेगा। तो वहीं बीएसपी सरबराह मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मायावती ने कहा कि मुफ्त राशन और वैक्सीन देना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बीजेपी इस पर सियासत कर रही है। वहीं ये बात भी काबिले जिक्र है कि दिगर पार्टियों और लीडरान के मुकाबले बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कम रैलियां की हैं। आखिरी मरहले से इन दोनों पार्टियों को क्या है उम्मीदें, जानेंगे प्रोग्राम दो रुख में। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका तारुफ करा दें। एमएच खान साहब हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, बीएसपी के हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान नवीन कुमार साहब हमारे दरमियान मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं इस खास पेशकश में। सबसे पहले नवीन साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी, चूंकि आप 6 मरहले गुजर चुके, 7वां और आखिरी मरहला बचा है, जो कि 7 मार्च को मुनक्किद होगा, और इसीलिए तमाम सियासी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। 6 मरहले तक क्या भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ मिल चुका है? क्या आपका असेसमेंट क्या कुछ कहता है? वहीं 7वें मरहले के ताल्लुक से क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदें हैं, क्योंकि माहौल पहले जैसा तो नहीं है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की बात आप कर रहे हैं, अभी तक जो चुनाव हुआ है 349 सीटों का, उसमें मुझे बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बना चुकी है, बना भी रही है। 54 सीटें बाकी में मालूम है कि हम 300 प्लस के आसपास इस बार सीटें लेकर के आएंगे, और वो इसलिए आएंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर हुए विकास, कानून व्यवस्था, बनी सड़कें, चारों तरफ जो है बन रहे एम्स हॉस्पिटल्स या फिर मेडिकल व्यवस्था को सुधारना, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, किसानों के खाते में 6,000 रुपए सीधे पहुंचना। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं है, चाहे वो सपा बसपा का ही समर्थक क्यों ना हो, जो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार में योगी जी की योजनाओं का लाभार्थी ना हो। हर एक उसका लाभार्थी है, कोई ऐसा मिल ही नहीं सकता, किसी भी माध्यम से उसको देख लीजिए। ऐसे में वो लोग इस बात को चाहते हैं कि इतनी स्वच्छ सरकार, जिसने सबको साथ लेकर के विकास का काम किए हों, जिसने इतनी भीतर सड़कें बनाई हों, जिसने एम्स 2 अस्पताल चालू कर दिए, 30 बनने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, काशी विश्वनाथ हो चाहे अयोध्या हो, जिसका जीर्णोद्धार हो गया, कामकाज की बात उत्तर प्रदेश में बात आगे करिएगा। नवीन कुमार साहब, सीधा तौर पर सवाल आपसे ये था कि 6 मरहले गुजर चुके, क्या भारतीय जनता पार्टी को अपनी सरकार बनाने की तस्वीर साफ हो चुकी है? 7वें मरहले की कोई जरूरत नहीं, या 7वां मरहला आपके लिए अहमियत रखता है? तो भारतीय जनता पार्टी अगर 7वें मरहले में कूद रही है, तो इसमें से कितनी सीटें आपके पास पहुंच रही हैं? क्या अंदाजा है? क्योंकि 54 सीटें हैं। हर सीट, हर चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण है, वो आखिरी भी क्यों ना हो, 403 में 403 भी क्यों ना हो, इसलिए वो महत्वपूर्ण है, अपनी जगह है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट मेजोरिटी के साथ, पहले से अधिक बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, ये बात भी सही है। जनता जो है इस समय पहले जैसा माहौल नहीं है ना, तो भाजपा के पक्ष में है। नवीन कैसा होगा मुझे बताइए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, सियासी जानकारी मानते हैं कि पहले जैसा माहौल नहीं है, और इसकी वजह है महंगाई, बेरोजगारी और नौजवानों की तरफ से भर्तियां जो उनके लिए नहीं निकाली गई, तमाम चीजें जो हैं ये भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट बैंक है नहीं। दूसरी बात, बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही, समाजवादी पार्टी के गुंडा राज के साथ कुछ जाना नहीं चाहता है।
भाजपा के खिलाफ कोई है नहीं, मुझे पता ही नहीं किसने बात ठीक है, करी। तो गाँव बीजेपी में अपने आसपास सबने किसी कोशिश को करी। आंख ही नहीं रही है। एमएच खान साहब, अगर बीएसपी की रैलियों की हम बात करें तो बहुत कम रैलियां हुई हैं दिगर पार्टियों के मुकाबले। हो सकता है बीएसपी के लिए ज्यादा रैलियां हों। मायावती ने रैलियां जहां जहां पर की हैं वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी पर एग्रेसिव होती हुई नजर आई। लेकिन सवाल ये उठता है कि कम रैलियां तो उन्होंने की हैं, तो क्या कम सीटें भी उन्हें मिलेंगी, या फिर कितनी उम्मीदें हैं आपको 7वें मरहले के तहत बीएसपी को? भाजपा तो कह रही है कि कोई आसपास है ही नहीं। नहीं, भाजपा तो बोलेपन की आदी हो गई है। वो तो बड़े बड़े फेंकती है। कभी 70 लाख नौकरी देने की बात करती है, कभी वो कहती है कि 12वीं पास करने के बाद इंटर में जो बच्चे जाएंगे उसको लैपटॉप दिया जाएगा। कभी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ। कभी वो क्या नाम है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ही लोग करते हैं। तो इनकी बातों पर जनता समझ चुकी है कि क्या स्थिति इनकी है। अब सवाल इस बात का है कि हमने जो तैयारी किया है, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की तैयारियों के पहले हमने अपनी तैयारी करके हमने कैंडिडेट अपने क्षेत्र में छोड़ दिए थे, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में पूरा एक एक दो राउंड लगा लिए थे। और उसके बाद जब चुनाव आया है, कोरोना काल की वजह से हमने रैलियां कम की है, लेकिन हमारे नेता लोग को कोई कमी नहीं की, कोऑर्डिनेटर्स कोई कमी नहीं की। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी अयोध्या से उन्होंने रैलियां शुरू कर दी थी। हाँ। तो रैलियों को कमी नहीं हुई है, लेकिन कानून व्यवस्था फेल इनकी है। देखिए, हाथरस कांड हुआ, आप लखीमपुर खीरी में देखिए किसानों पर थाल चढ़ाई गई, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने अगर डंडा न चलाया होता तो ये कुछ न करते। और इसके बाद भी उस हाथरस कांड में जो 4 इनके जो टेनी के पुत्र हैं उन हल्की चार्जशीट लगा के छोड़वा दिया गया। और देखिए, ये तो बात मुद्दों की है ना एमएच खान साहब, ये मुद्दों की आगे बात इस पर करिए रखिएगा। जैसे कि नवीन साहब भी अपने मुद्दों की बात वो कह रहे थे कि सरकार ने ये कामकाज किया, और आपने कहा सरकार ने ये कामकाज नहीं किया, इस पर बात रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि बीएसपी की तरफ से उतनी रैलियां नहीं की गई जितनी दिगर पार्टियों की जानिब से रैलियां मुनक्किद की गई। आपने इसका जवाब दिया कि हमने जमीनी सतह पर अपने वॉलंटियर्स उतारे थे। तो जो जमीनी सतह पर वॉलंटियर्स उतारे, क्या वो फायदा पहुंचा सकते हैं बीएसपी को? और इस आखिरी मरहले में आखिरी दांव जो बीएसपी चल रही है उससे कितना फायदा पहुंच रहा है आपको? क्योंकि 2017 की अगर हम बात करेंगे तो बीएसपी के खाते में 6 सीटें गई थी। नहीं, ठीक है, उस वक्त तो हम सत्ता में नहीं आए थे। हाँ। उस वक्त ये झूठ बोल के कि 70 लाख रुपया 15 लाख रुपया मिलेगा, झांसे में पब्लिक आ गई। तो वो तो झूठ का पुलिंदा लेके गए थे, अब फिर झूठ का पुलिंदा लेके आए। इस वक्त चाहे जो मरहले की बात आप कर रही हो, हाँ। बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी 1 नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की लड़ाई में है। ये लोग बहुत गलतफहमी में हैं। अच्छा। और देखिए, अगर ये तो बहुत बड़ा दावा कर दिया एमएच खान साहब ने कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है। हम तो 4 बार मुख्यमंत्री बना चुके हैं भाई। हम तो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके, कोई बहुत बड़ा दावा नहीं, हमारे लिए कोई बड़ा दावा नहीं है। तो जो लोगों के जहन में सवाल है कि मायावती ने इस बार रैलियां कम की हैं, तो उसका कोई असर होने वाला नहीं है। नहीं, जितनी रैलियां होनी चाहिए उतनी की है हमने। अच्छा, कम नहीं की है, कम नहीं की है। हमारे वॉलंटियर्स, हमारे कोऑर्डिनेटर्स, हमारे नेता, यहाँ तक कि जितने प्रवक्ता हैं, सब लोग क्षेत्र में घूमते रहे, सब लोग काम करते रहे। रैलियां अगर हमने जितनी करनी चाहिए उतनी हमने की है, लेकिन कानून व्यवस्था, रोजगार और महंगाई और डीजल पेट्रोल के दाम, देखिए ये डीजल पेट्रोल के दाम, सलाह जी देखिए, आज की डेट में जब आप पूछती थी लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि ये तेल का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो ये लोग कहते थे कि कंपनियां हमारे हाथ में नहीं है, ये सरकार नहीं तय करती है, ये कंपनियां तय करती हैं। आज कंपनियां कैसे घाटे में जा रही है कि फायदे में जा रही है? आज तेल का दाम नहीं बढ़ रहा, लेकिन 12 तारीख को याद रखिएगा, हमारी ये बाइट याद रखिएगा, चलाइएगा। 12 तारीख को 10 तारीख के रिजल्ट आने के बाद ये केंद्र सरकार महंगाई का चरम सीमा क्रॉस कराएगी। ये पेट्रोल का दाम 125-130 रुपए जाएगा, डीजल का दाम 125-130 रुपए जाएगा। क्योंकि जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि ये तो तेल कंपनियां बढ़ाती है, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो अभी तो तेल कंपनियां बढ़ा सकती है। हाँ, बढ़ा सकती है, लेकिन 5 राज्यों में जो इनकी हार हुई है ना बाई इलेक्शन में, तो डर गए ये लोग। अब इनकी बात झूठी साबित हो रही है। ये 5 राज्यों में जो बाई इलेक्शन हुए उसमें हार हुई इनकी,
तो ये डर गए, कंपनियों से कहने लगे तेल के दाम ना बढ़ाओ। आज आप कितने बैरल दाम पहुंच गया? अच्छा, यानी कि कंपनियों को मना लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसीलिए तेल की कीमतों में इजाफा नहीं हो रहा है। दावा इमेज खान साहब कह रहे हैं कि 12 तारीख के बाद ही तेल की कीमतों में इजाफा देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोगों को झांसा दे रही। साथ ही बड़ा दावा नवीन कुमार साहब बीएसपी ने किया कि ना भारतीय जनता पार्टी आसपास है, न समाजवादी इत्तेहाद आसपास है, कांग्रेस की तो जमीन ही नहीं है, बीएसपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। कभी कभी मैं बुजुर्ग आदमी है, उनको खुश रहना चाहिए और उनकी खुशी में 10 तारीख तक मैं खलल नहीं डालना चाहता। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और आप अपने हृदय पर हाथ रखिए, आप भी जानती है। और मैं तो दावे से कह सकता हूं, जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक चुनावों को अच्छे से कवर कर रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, हाँ। और जो उसकी रिपोर्टिंग भी कर रहा है, वो सब बता सकते हैं। हाथ कंगन को आरसी के, पढ़ लिखे को फारसी के। जो ये कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे, अच्छी बात है, कहते रहिए। कम से कम कुछ वोट, ये अगर 2, 4, 6 अगर इतनी ताकत इन्होंने लगाई होगी थोड़ी सी भी, तो मैं दावे से कहता हूँ 350 से ज्यादा भाजपा की सीटें आती। क्योंकि सब जानते हैं अगर थोड़ा वोट इन्होंने वोट काटा भी, हाँ। तो सपा या उन्हीं का काटेंगे। भाजपा का वोट बैंक इंटैक्ट है, वो कम नहीं हुआ। ये तो दावे बीएसपी भी कर रही है, ये तो दावे बीएसपी भी करती है। और वोट परसेंटेज पर अगर हम नजर डालेंगे तो 2017 में बीएसपी का वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी से ज्यादा था, भले ही भारतीय जनता पार्टी से कम रहा हो। मैंने कहा ना 6 सीटें मिली ना, फिर भी हाँ। अब क्या है, अब अपने आप खुद देख लीजिए, कहीं दूर मत जाइए ना, आप एनालिसिस कर दीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके नेता कहीं नजर नहीं आ रहे, लेकिन लोग फिर भी आप ही को वोट देंगे। क्यों देंगे जी? कौन सा आपने काम किया ऐसा? 5 वर्ष में जनता की लड़ाई में आप कहाँ नजर आए? किसी टीवी पर बैठ करके बहस करने के अलावा कहीं नजर आते हैं क्या? पब्लिक के बीच में कनेक्ट होना चाहिए। इमेज खान साहब, 5 साल में टीवी पर नजर आए, जनता के बीच नहीं रहे, तो जनता क्यों भरोसा करेगी बीएसपी पे? और कहाँ आपका वोट बैंक है और कहाँ आपको पार्टी को मजबूती मिल रही है? बीजेपी ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठ पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी। ये बड़ा हमको बुजुर्ग बता रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी को बुजुर्ग बता के देखें, नौकरी चली जाएगी इनकी। दाढ़ी सफेद होने से बात बुजुर्गियत पे आप आगे बात कर नहीं पा रहे हैं। आप, आपके पास कोई सवाल का जवाब तो है नहीं, आप बुजुर्गियत पे आ गए। तो आप अपने घर के बुजुर्गों को संभालिए और नरेंद्र मोदी जी को भी संभालिए, वो भी बुजुर्ग हो गए हैं। दाढ़ी सफेद, बात सफेद उनका भी हो गया। जरा कह के देखिए तो समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप। ये बातों को घुमाने का काम मत करिए, बुजुर्गियत तो मत जाइए। अभी बहुत दम है हमारे अंदर, हम ही सत्ता में आएंगे। और बुजुर्ग का मतलब ये होता है कि आदमी काम का नहीं होता क्या? कैसी बातें करते हैं आप? तो यही कह रहे हो, मैंने तो आपको सम्मान दिया, तरस खा रहे हो, बुजुर्गियत की तरस खा रहे हो। आपके पास काम गिराने कुछ है नहीं तो आपने बुजुर्गियत कह दिया। अरे भाई, नरेंद्र मोदी को बुजुर्ग बताओ, अगर आपकी हिम्मत हो तो नरेंद्र मोदी जी को बुजुर्ग बता दो। अरे वो हम वरिष्ठ हैं, हम आपके कनिष्ठ हैं, आप हमारे कनिष्ठ, आप हमारे बेटे हो। आप हमारे बेटे हो क्या? हमारे बेटे हो क्या? अब कमाल करते हो आप। इस पर बहस नहीं होनी चाहिए ना, बहस तो काम पर होनी चाहिए। तो आपको नहीं, डाइवर्जन नहीं करना चाहिए, डाइवर्जन नहीं करना चाहिए आपको। आप डाइवर्जन कर रहे हो। आप बताओ नौकरी कितना दिए हो? आप बताओ महंगाई किस सीमा पहुंची है? आप बताओ महिलाओं का रेप क्यों हो रहा है? आप बताओ आपने खारिज क्यों किया है? बताइएगा ना, बताइए इस चीज को, बताइए इस चीज को, बताइए। महिलाओं के प्रति ऐसी बात करें, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। दूसरी बात मैं एक बात कहूंगा, उत्तर प्रदेश में बताइए ना, 80 आप नौकरी कितना दिए बताइए? 70 लाख नौकरी का आपने बता नहीं पाया। आप डाइवर्जन करने की कोशिश करते हैं। कोविड काल आप समझ रहे हैं, आपकी झूठ पार्टी को समझ रहे हैं, झूठ पार्टी को मैं समझ रहा हूँ। बीएसपी को लगता है भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों तक झूठ बोला, तो उस झूठ को जनता के सामने लाने का काम बीएसपी ने किया। फिर बिल्कुल किया, और रिजल्ट दिखाएंगे 10 तारीख को। आप हम निजुमी नहीं है, हाँ। नजुमी नहीं है कि हम अभी सबके दिल में बैठे हैं, हम कहते हैं कि हम 350 सीट ला रहे हैं। एक समाजवादी पार्टी का रही, हम 400 सीट ला रहे हैं, तो 4 और 3 750 सीट हो गई। विधानसभा उत्तर प्रदेश की 750 की है क्या? अरे भाई, झूठ बोलने का और फ्रॉड करने का काम छोड़ दीजिए। हम कह रहे हैं पूर्ण बहुमत की सरकार हम ला रहे हैं।
हमने ठीक है, गिनती तो नहीं उस बताई है। दावे से तो पीछे नहीं हटने बता को रहे। बीएसपी अब तैयार आप- नहीं है, अगर- जबकि भारतीय जनता पार्टी तो अपने अपने दावे सभी पार्टियों के हैं। नवीन कुमार साहब, बीएसपी तो उस दावे से पीछे नहीं हट रही है। उनका कहना है कि वही पूर्ण बहुमत से, हालांकि उस सीटों की तरफ इशारे नहीं कर रहे कि कितनी सीटें उनके खाते में आएंगी, लेकिन वो इतना कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो क्या ये पूर्ण बहुमत की सरकार सिर्फ बीएसपी, क्या ये माना जाए कि अकेले दम पर ये आपको हासिल हो सकता है? एमएच खान साहब, मेरा ऐसा मानना है कि बहुजन नहीं, समाज मुझसे सवाल पार्टी किया ये गया। सवाल नवीन मेरे जी से रुक कैसा जाइए, ना- एक सेकंड, नवीन जी रुक जाइए। बस थोड़े से वक्फे के लिए नवीन जी मैं आऊंगी आपके पास। हाँ, ओके, देखिए 2007 में भारतीय जनता पार्टी से लेकर जितने चैनल थे और जितने एग्जिट पोल वाले थे, 2007 में 30 से 40 सीटें हमको दे रहे थे। और पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई थी, नहीं आ गई थी? तो ये सब चीजें सामने हैं। आप देखिए, आप गिनवाइए ना, आपने काम क्या किया है? तो बीएसपी का ये कहना है कि उन्हें कम मत आंकिए, जब 10 तारीख को वोटों की गिनती होगी तो नतीजा बिल्कुल अलग होगा। मतलब जो सियासी पंडित अभी जो बैठे हुए हैं वो आसपास भी भटक नहीं पा रहे। नवीन साहब, मैं ना, अच्छा देखो, कभी कभी क्या होता है जब चुनाव चल रहे हो, पीक पर हो, हाँ, और दिन रात सभी पार्टी काम करती हैं, तो उसके मन को जब चारों तरफ से प्रेशर उसको कम करने के लिए खान साहब जब ऐसी बातें करते हैं, मन हल्का हो जाता है, आनंद आता है। आधा घंटा तो आनंद आएगा, आपके दर्शकों को भी आएगा। फिर भी कोई बात नहीं कि उत्तर प्रदेश मान तो लिया आपने, जहां बीएसपी की सरकार आने पर लोगों को आनंद आता है, अरे भाई, क्या बात है बुजुर्ग तो आप क्या बात है, बधाई हो आपको आधे घंटे में ये मान लेना पड़ा कि बीएसपी की सरकार आने पर जनता आनंद लेती है। वाह वाह, बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो इसलिए अरे भाई रुको, बधाई हो आपको, आपने मान लिया। देखो फिर आपने मान लिया कि जनता को एक मिनट एमएच खान साहब, एक सेकंड, हाँ बोलिए। नहीं, जनता को आनंद आ रहा है तो मान लिया इन्होंने। उम्र का ख्याल बेशक मत करिए, अपने को जवान फिर उम्र पे आ गए यार तुम यार। अपने घर में अपने बाप का उम्र देखो, अपने घर में अपने बाप का उम्र देखो, चाचा का उम्र देखो, हमारी उम्र मत देखो। कम से कम नवीन साहब, आप उम्र पे क्यों आते हो यार? एक सेकंड एमएच खान साहब, एक सेकंड, हाँ प्लीज एक सेकंड, अब बातों को नहीं, उम्र पे क्यों आते हैं? नहीं बात करेंगे, बिल्कुल नहीं। अब बार बार उम्र की बात क्यों कर रहे हैं नवीन साहब? देखिए, इनसे बड़े लीडर तो आपकी पार्टी में, उनका बात भी तो, उनकी जो बात है वो सही है ना? बात है, नहीं इतने बड़े नहीं। हाँ, तो बुजुर्ग हमारे यहाँ इनसे भी क्यों बोल बड़े रहे हैं हैं, आप? लेकिन डिबेट कर रहे हो भाई, बुजुर्ग का डिबेट कर रहे हो क्या? मैं इनको बुजुर्ग नहीं बोलूंगा, और मैं इनको ये भी नहीं कहूंगा डिबेट किसी पे हो रहा है, बुजुर्ग के तो हो रहा है। नवीन साहब, बुजुर्ग है, नवीन साहब, तो लीजिए, बीएसपी कह रही है कि उसका कोर वोटर इंटैक्ट रहेगा, और ना सिर्फ इंटैक्ट रहेगा बल्कि दूसरे लोगों के भी जो वोट बैंक हैं उसमें वो सेंधमारी कर सकते हैं। अभी जो इन्वायरमेंट है, अभी मौजूदा जो लहर है, सभी को ये मालूम है कि पहले जैसी बीजेपी की लहर नहीं है। अवाम में गुस्सा है, नाराजगी है, एंटी इनकम्बेंसी भी उसे कहा जा सकता है, या फिर जो वादे उनसे किए गए थे जो नहीं पूरे हुए, वो नाराजगी उनके अंदर है। अब जब तमाम सियासी पार्टियां आपके मद्दे मुकाबिल वाली, बीएसपी हुई, कांग्रेस हुई, समाजवादी पार्टी इत्तेहाद हुई, ये तमाम लोग जब कोशिशों के साथ एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए इलेक्शन में इस बार लड़ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो मुश्किलें हैं ना? नहीं सना जी, जब कांग्रेस बसपा ने समझौते के साथ सपा के साथ सरकार चुनाव लड़ा, तब नहीं कर पाए कुछ भी, डबल डिजिट में नहीं हो पाए। अब आप बात कर रहे हैं कैसे आ जाएंगे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब कोई सत्ता में कई बार रहे, बेशक चाहे भाजपा के कारण से रहे या किसी और कारण से रहे, उसके बाद जब वो सत्ता चली जाए और सिंगल डिजिट में हो जाए, तो उसका परेशान होना, उनके नेताओं का मानसिक संतुलन का हिल जाना स्वाभाविक सा होता है। इसको गलत नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि तो ऐसे इल्जाम तो आपकी पार्टियों के लीडरों पर भी लग रहे हैं। बेशक कि काम नहीं गिना पा रहे हैं, काम नहीं गिना पा रहे हैं, तो बिजली कब आ रही है, कब नहीं आ रही है। सना जी प्लीज मुझे 10-15 सेकंड दीजिए। नहीं मतलब मैं कह रही हूँ ना, दूसरे लीडर की अगर आप बात करें तो आपके लीडर भी ऐसे बयान देते। मैं बताना चाहती हूँ कि नाजरीन इसको ज़हन में रखें। मैं ये इसी बात को ध्यान, बिल्कुल ठीक है आपने सना कि जब हम बात करते हैं बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, पिछले सरकार के और इस सरकार की तुलना करते हैं, तो पिछली सरकार में गुंडा राज सबने देखा था, थानों से किडनैपिंग, बाहुबली का राज चलता था। आज बड़े बड़े बाहुबली जमींदोज हो गए, जो लोगों की जमीनों पे कब्जा करते थे, किडनैपिंग करते थे, रैंसम मनी मांगते थे, हफ्ता वसूली करते थे, सारे के सारे गायब हैं, जेल में हैं, पत्ते छोड़ करके भागते हैं। महिलाएं सुरक्षित हैं, सड़कें बेहतर बन गई हैं, एम्स हॉस्पिटल 2 बनकर के तैयार हो गए, 30 बन रहे हैं,
जगह जगह एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, अच्छा। रेलवे लाइन बिछ गई, मेट्रो और नौकरियां कितनी दी विकास गई? नहीं तो और क्या है? 1 लाख से अधिक नौकरियां तो अभी बताइए आपको योगी सरकार की। सरकारी जगह नौकरियां एयरपोर्ट कितनी बन दी रहा है। गई? दूसरी बात, सरकारी नौकरी कितनी दी गई उत्तर मैं प्रदेश वही में? बता रहा हूँ जी, 1 लाख नौकरियां तो अच्छा, सरकार 1 ने लाख। दी है कल हमारे ही दूसरी डिबेट बात, में अरे एक भारतीय सेकंड, जनता मुझे पार्टी बता की मुझे सना जी स्पोक्सपर्सन आई प्लीज थी मुझे नवीन कंप्लीट साहब, करने उनका ये दीजिए, कहना फिर मैं था बात नहीं 5.5 करूंगा। लाख आप तकरीबन सवाल करिए, सरकारी सुनिए, नौकरियां दी सुनिए। गई है, तो ये अबे- डिफरेंस क्यों? मेरे सना जी पहले मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद आप जगह करेंगे, जगह मेरा पहली एयरपोर्ट बात बन रहा रह है। जाएगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने विकास के काम हुए, चाहे जितने एक्सप्रेसवे बने हो, चाहे हाँ। आप देख लीजिए, क्या उसके अंदर लोगों को रोजगार नहीं मिला है क्या? उत्तर प्रदेश के अंदर बावजूद भी मेट्रो के काम बेरोजगारी चल रहे हैं, है। उसमें रोजगार नहीं मिला है क्या? जो उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों को, मजदूरी को रोजगार बता गाँवों रहे में हो यार, मकान क्या बना ठीक है, रहे हैं। नवीन साहब बहुत वक्त ले लिया। एमएच खान साहब, ये तमाम जो स्कीमें थी, कामकाज थी, इन्होंने गिनाया, इन्होंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं तो उसमें भी तो रोजगार मिला है, लेकिन जमीनी सूरत हाल फिर भी नहीं बदल रही है। बेरोजगार ये कहते हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिला। जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो कहते हैं, वो तैयारी करते हैं, भर्तियां निकाली जाती है, लेकिन नियुक्ति नहीं निकाली जाती है, तो ये कहाँ रोजगार मिला है? सना जी आप बहुत ठीक बात कर रही हैं। नहीं, तो ये जो रोजगार देने की बात कह रहे हैं कि रोजगार जो दी गई है, तो क्या ये बीएसपी को रोजगार वो नहीं दिखा यूपी में? नहीं सना जी, देखिए ये अभी बीच में फिर एक लफाजी कर गए कि जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है, जगह जगह एयरपोर्ट। नवीन साहब लफाजी नहीं है, ख्याल करिए, क्या बात कर अबे रहे हैं? लफाजी नहीं क्या है? ये लफाजी नहीं फिर कि आप जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है, जगह 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 एयरपोर्ट बन रहा है। सभ्य, अबे जगह जगह एयरपोर्ट बन रहा है, कौन जगह एयरपोर्ट बन रहा है? आपके बारे में भाई आपके बीच में बोलने का था, यही तो है, यही भारतीय जनता पार्टी गुंडई है कि आप बोलने नहीं दोगे। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला मैं, आप मेरे बीच में बोलेंगे। जो नौकरियां देने की बात बीजेपी ने कही है कि वो उन्होंने दे डाली इतनी नौकरियां, 1 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं, तो ये नौकरी बीएसपी को नहीं दिखाई दी क्या? 70 लाख नौकरी देने की बात कही थी इन्होंने। हाँ। 1 लाख भी मान लेते हम, चलिए, तो 70 लाख में 1 लाख क्या होता है? 70 लाख में 1 लाख क्या होता है? 70 लाख में 1 लाख कुछ नहीं होता। और ये फिर कह रहे हैं वक्त की कमी है एमएच खान साहब, वक्त की कमी है। आपसे जानना चाहते हैं कि 54 सीटों में से बीएसपी को कितनी सीटें मिल रही हैं? ये आखिरी जो दौर है और आखिरी जो जोर है, इसमें बीएसपी किस हद तक जोर लगा रही है? 54 में से कितनी सीटें? पूरी हम कह रहे हैं, हमको अच्छी खासी तादाद में मिल रही है। हम ईवीएम पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, वरना हम बता देते हैं आपको कितनी सीटें आ रही हैं। अच्छा, ये ईवीएम पर कब्जा करेंगे, ये बता देंगे कितनी सीटें आ रही हैं। नवीन साहब ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी से ऐसे सवाल करो तो ईवीएम पे वो कब्जा करेंगे और सीटें बताएंगे, तो 54 में से कितनी सीटें आपको? पिछली बार तो 36 आई थी। ये बता देंगे, ये बता देंगे की रुसवाई होना निश्चित है, क्योंकि ये बता देंगे जरूर, ये बता देंगे, निश्चित तौर से बता देंगे। अभी से ईवीएम नहीं बता दीजिए, आप बता दीजिए कि कितनी सीटें आ रही हैं। 54 में से आखिरी दौर में आखिरी जोर किस हद तक? कुछ भी नहीं है बीजेपी का। मैं इसीलिए कह रहा हूँ नवीन साहब, इसलिए इनके जी मैं आखिरी जोर में कितनी सीटें? आखिरी दौर में कितनी सीटें? मुझे बताइए कि इनके पास 10 सीट, ये सब मिलकर के भी 5 सीट 6 सीट ले पाएंगे क्या? कोई नहीं जा रहा इनके साथ। तो ये बड़ा दावा भारतीय जनता पार्टी का है कि आखिरी दौर में सब मिलकर भी 10 से 5 सीटें ले लें तो यही बड़ी बात होगी। वहीं बीएसपी भी अपने दावे के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। उनका कहना है कि वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का न्यूज़ 18 उर्दू के इस प्रोग्राम दो रुख में जुड़ने के लिए, अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।